हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। हमारी क्लासेस चल रही है क्लास 10th की। क्लास 10th में इकोनॉमिक्स की जो क्लास है ये क्लास थर्ड है हमारी। क्लास थर्ड में हम चैप्टर थर्ड ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। मुद्रा, अगर हम अपने प्राचीन काल में देखें, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, परंतु उसमें जो है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जिसको जो है अनाज चाहिए, दूसरे व्यक्ति को जो है अनाज में एक को गेहूं चाहिए, दूसरे को चावल चाहिए, दोनों के पास वो उपलब्ध है, वो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। पर इसमें दोनों की ही नीड होनी चाहिए, तब वो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। परंतु फिर हमारे पास आई मुद्रा। मुद्रा ने ये जो प्रॉब्लम थी सॉल्व की। कैसे सॉल्व की? अब मुद्रा जो है उसने कोई भी वस्तु है उसकी एक मूल्य तय हो गया, इस मूल्य पर वो मिल सकती है। तो मुद्रा के माध्यम से हम जो है अब वो चीजें खरीद सकते हैं। अब हमें वस्तु की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ना ही आवश्यकता हमको दोहरे सहयोग यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। मुद्रा ने वो चीज हल कर दी। साथ क्या है? यानी कि लोन लेना। अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज खोलनी है या फिर किसान को जो है खेती करनी है, खेती के लिए जो है उसे जो उपकरण चाहिए वो उसके पास पैसा नहीं है उसके लिए, तो क्या करेगा? वो लोन लेगा। किसी को बिजनेस खोलना है तो उसके लिए क्या लिया जाए? लोन लिया जाए। तो क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में इतनी बड़ी मात्रा में जो है धन नहीं है, पर वो जो है हम धीरे धीरे करके लौटा सकते हैं, जैसे बैंक से अगर या फिर साहूकार से किसी से मिले, तो ये हुआ साख। तो मुद्रा और साख से संबंधित ये हम जो है इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो अब इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन 1 है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। अब जोखिम वाली परिस्थितियों का क्या अर्थ है? अगर जो है कोई व्यक्ति जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उस समय उसने ऋण लिया, तो उसके लिए जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी? देखते हैं। तो उच्च जोखिम वाली स्थितियों में जो ऋण बोरोवर है यानी कि जो ऋण ले रहा है, वो समस्याएं बढ़ सकती हैं उसकी। कैसे बढ़ सकती हैं? ऋण समय पर ना चुकाया जाए, कि वो जो है ऋण को समय पर नहीं चुका पाएगा, तो उससे क्या होगा? ब्याज सहित मूलधन चुकाना होगा। उससे जो है वो जो ब्याज है वो बढ़ता चला जाएगा, उसके साथ जो है मूलधन चुकाना होगा उसे, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और जो गिरवी उसने संपत्ति रखी, उसने यानी कि घर रखा या सोना चांदी रखा, वो खतरे में हो जाएगा। और उदाहरणतः जैसे अगर देखें कि किसान यदि फसल के लिए ऋण लिया, किसान ने, फसल खराब हो गई, खराब हुई तो जमीन जो है उसे अपनी बेचनी पड़ेगी ताकि वो जो लोन जो है पूरा कर सके। और उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाएगी क्योंकि उसकी जो जमीन है जिस पर वो खेती कर रहा था वो तो बेच दी गई, उस वजह से कुछ पार्ट, और जमीन कम हो गई, फसल कम हो गई। इस तरीके से वो जो है उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी और वो ऋण जाल में, इस तरीके से ऋण जाल बनता चला जाएगा उसको, और वो जो है इस ऋण जाल में फंसता हुआ चला जाएगा। तो जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण लेने के, ऋण जो है कर्जदार के लिए जो है एक समस्या किस तरीके से बन जाता है, वही यहाँ पर हमने जाना, और वो एक एग्जांपल जैसे किसान के माध्यम से जाना। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरा सहयोग जो थी, उसकी जो समस्या होती थी उसको सुलझा देती थी। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग किसमें होता था? बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसके अंदर क्या होता था? इस व्यक्ति के पास जो है फल है, इस व्यक्ति के पास जो है ये मुर्गा है, इस व्यक्ति को ये मुर्गा चाहिए और इस व्यक्ति को ये फल चाहिए, दोनों ने एक्सचेंज किया, ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली। अब मुद्रा अगर आई, अगर इस व्यक्ति के पास जो है फल हैं पर इसके व्यक्ति के पास मुर्गा नहीं है जी, यानी कि या फिर कोई अन्य चीज नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? अनाज हो सकता है। किस व्यक्ति के पास अगर अनाज होता और इस व्यक्ति के पास फल है पर इसे फल की आवश्यकता ही नहीं, ना उसे जो है अनाज की आवश्यकता है, तो फिर जो है ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जो है नहीं पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के पास जो है जो चीजें हैं उसकी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता होनी चाहिए, तभी ये जो है पूर्ण होगी प्रक्रिया। पर मुद्रा ने क्या किया? अब आप जो है किसी भी स्टोर पर गए, किसी भी जगह गए, आपको कुछ खरीदना है, आपने जो है करेंसी दी, अपनी रुपये दिए उसे, जितने रुपए की है, जितनी उसकी कीमत है, आपको वस्तु मिल गई। तो वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो है आप आसानी से आप जो है मूल्य उसका चुकाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से मुद्रा ने जो है आपकी जो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या थी उसे खत्म किया। आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक था उसमें। अब लेन देन कठिन हो जाता था उसमें, मुद्रा इस समस्या को हल कर देती है। कैसे?
यह एक विनिमय का एक साधन बन गई। पहले अपनी वस्तु को मुद्रा में बदल सकता है। अब जो है कोई भी व्यक्ति अपने, मेरे पास जो है अगर अनाज है तो मैं उसे बेचकर मुद्रा रख सकता हूँ, उसे बेच दिया मैंने, उसके बदले जो करेंसी है वो मेरे पास आ जाएगी, रुपया आ जाएगा। फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की कोई, अब मैंने अनाज बेच दिया, अब मुझे जो है अपने घर में कपड़े लेकर आने हैं, अन्य सामान जो घर की आवश्यकताओं से संबंधित है वो लेकर आने हैं, तो मैं उस मुद्रा से वो सारी चीजें खरीद सकता हूँ, वस्तु या सेवा खरीद सकता हूँ। मुझे जो है कहीं जाना था तो जो है वो सेवा परिवहन के माध्यम से जाऊंगा, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो है ये किसकी वजह से हो पाया? मुद्रा की वजह से हो पाया। इससे हमारा समय भी बचा, प्रयास भी बचा और सुविधा की दृष्टि से लेन देन सरल और प्रभावी हो गया। समय किस तरीके से बचा? पहले हमें ऐसे व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिससे जो है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हो सके, वो समय खराब होता था, अब समय वो बच गया, प्रयास बच गए, बार बार प्रयास करना पड़ता था कि भैया ये ले लो ताकि मेरे को जो चीज की जरूरत है वो मेरे को मिल जाए, और सुविधा भी हुई हमें। तो इससे हमारा सरल और प्रभावी हुआ। ये आपने जाना वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरीके से जो है दोहरा सहयोग की जो समस्या थी उसे समाप्त किया, किसने? मुद्रा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त मुद्रा जो वाले लोग जिनके पास जो ज्यादा पैसा है और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच में बैंक जो है किस तरीके से मध्यस्थता करते हैं। अब जो है आप पीछे देख रहे हैं एक पिक्चर, एक तरफ बैंक के पास पैसा आ रहा है, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बैंक को दे रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक जो है जिनको आवश्यकता है उनको, जरूरतमंदों को जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बैंक जो है इसमें मध्यस्थता का कार्य करता है। बैंक जो है अपनी जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे 15%, ये जो है एक जो है आपको एवरेज दे दिया है कि इसके अलावा जो है एग्जैक्ट जो है आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस होंगी वही होगा, तो नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। एक कैश रखना होता है बैंक को अपने पास, जो है अगर हमने जो है सेविंग बैंक में अपने अकाउंट में सबमिट कराए कुछ रुपए, हमें आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी हम जाकर बैंक से ले सकते हैं। अब आप जाते हैं बैंक में जो है एक रिसिप्ट फिल करते हैं, वो फिल करने के बाद आपको जो है पैसा दे देता है बैंक, तो वो कहाँ से देगा? जो नगद राशि बैंक रख रहा है कुछ परसेंट अपनी, वो जमाकर्ताओं के मांग का भुगतान करने के लिए रखता है। यही बात हुई। जमा राशि के बड़े हिस्से का उपयोग जो है जरूरतमंदों लोगों को ऋण देने के लिए किया जाता है। अब जो अन्य परसेंटेज बचा उसका बैंक क्या करेगा? बैंक जो है ऋण देने यानी लोन देने के लिए उसका प्रयोग करेगा, जरूरतमंद जिसको भी जरूरत है। और इस तरीके से बैंक उन लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे बैंक में जमा किया उसने, बैंक ने जो है उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रखा कैश में, ताकि अगर किसी को आवश्यकता होती है उस जमा राशि में से निकालने के लिए कोई आएगा तो उसको दे सके बैंक। और जो अन्य बचा हुआ जो अमाउंट होगा उसका क्या कर रहा है बैंक? उस जमा राशि को जो है ऋण के माध्यम से, लोन के माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों को प्रदान कर रहा है जिनको आवश्यकता है। जिनके पास अतिरिक्त धन है और धन की आवश्यकता है, इनके मध्य जो है इस तरीके से बैंक जो है मध्यस्थता का कार्य करता है, यानी कि बीच में जो है किस तरीके से मध्य में जो है दोनों की जो आवश्यकता है उनको पूर्ण कर रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 10 रुपए की नोट से संबंधित, कि 10 रुपए के नोट पे यहाँ पर आपके जो बैंक नोट है इस पे कुछ लिखा होता है। अगर आपके पास अभी जो है प्रेजेंट में 10 रुपए का नोट है तो निकालें और एक बार यहाँ पर जो है चेक करें क्या लिखा हुआ है, और अगर नहीं है तो अपने आसपास में जो पेरेंट्स हैं उनसे लेके जो है चेक करें, दोस्तों के पास है तो उनसे चेक करें। इससे इसके ऊपर लिखा होता है कुछ, वो क्या लिखा होता है अब जो है अगर आपने निकाला है तो अब चेक करते हैं, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यहाँ पर जो है आरबीआई के गवर्नर का साइन भी हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस कथन में, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा हुआ है। यह कथन किसने लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, और उसके नीचे उनके हस्ताक्षर हैं यानी कि सिग्नेचर होते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, वो जारी करता है कि एक वैध कानूनी दस्तावेज जो है आपका नोट है, जो उसमें वादा किया जा रहा है कि ये जो नोट अगर आप किसी व्यक्ति को देंगे और उस मूल्य की कोई वस्तु है, 10 रुपए की मूल्य की वस्तु है कोई, तो वो जो है आपको उस मूल्य की वस्तु आप खरीद सकते हैं उससे। तो कीमत कितनी रहेगी? 10 रुपए। मूल्य की वस्तु है सेवा, कोई सेवा भी हो, अगर आप रिक्शा से जा रहे हैं तो रिक्शा से आपको कहीं जाना है, 10 रुपए रिक्शे के देंगे, आप उस जगह उतर जाएंगे क्योंकि वो सेवा है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो सेवा प्रदान की। यह सरकार की ओर से एक विश्वास का प्रतीक है कि ये नोट जो है पूरे देश में लेन देन के लिए जो है मान्य है। तो सरकार जो है आपको विश्वास दिला रही है, ये जो नोट है 10 रुपए का नोट है, इसके ऊपर गवर्नर के साइन है, और वो आपको विश्वास दिलाती है कि आप जहां भी जाएंगे पूरे देश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? वस्तु खरीदने के लिए, सेवाओं के लिए। तो ये जो है इस पर लिखा हुआ था।
फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? आवश्यकता क्या है भारत में जो है ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की? अब औपचारिक स्रोत बढ़ाने की ऋण से क्या होता है? ऋण से हम अगर कोई भी ऋण ले रहा है उससे जो है बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। अब क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है? औपचारिक जो स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता इसलिए है कि ऋण के अनौपचारिक जो स्रोत हैं उस पर निर्भरता कम करना। इसका उद्देश्य है कि अनौपचारिक जो ऋण के जो स्रोत हैं उन पर निर्भरता कम की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि उसमें जो ब्याज की दरें हैं बहुत ज्यादा उच्च हैं। जैसे साहूकार से अगर ऋण लिया जाता है तो उसकी ब्याज की दरें उच्च हैं और उसमें जो है और सारी भी जो चीजें हैं वो एक किसान को जो है उस जाल में फंसाती चली जाती है, पैसे के जाल में, और वो जो है निर्धनता की तरफ जाता चला जाता है। अनौपचारिक स्रोतों पर ब्याज दरें देखिए, हम बात करते ब्याज दरें अधिक होती हैं और उधारकर्ता को इससे अधिक लाभ नहीं होता है। वो जो है लोन भी ले रहा है और उससे जो है उसको फायदा भी नहीं हो रहा है, तो ये जो है लाभ भी नहीं होता। इसलिए हमें अनौपचारिक स्रोतों को खत्म करना है, औपचारिक स्रोतों की तरफ चलना है। सस्ता और वहनीय ऋण मिलता है औपचारिक स्रोत के माध्यम से, जो कि विकास के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका उपयोग करके कम ब्याज दरों पे कोई व्यक्ति प्रयोग करेगा तो हमारे भारत के विकास में सहयोग करेगा। अगर कोई व्यापार कर रहा है या फिर जो है कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसमें जो है कुछ लोग जुड़ेंगे उसके साथ, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उससे विकास होगा और जो प्रॉफिट होगा उसके माध्यम से जो कर्जदाता है वो जो है कर्ज चुका देगा और इससे बैंक का जो ऋण है वो भी मिल जाएगा और हमारी जो आर्थिक विकास है उसमें सहयोग करेगा। बैंकों और सहकारी समितियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अपने ऋण देने में वृद्धि करनी है चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्योंकि उनके पास अनौपचारिक स्रोत ही होते हैं, औपचारिक स्रोतों की जो संख्या है बहुत कम है, तो वहां पर जो है बैंकों और सहकारी जो समितियां हैं उनको विशेष इस पे बल देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वहां पर जो है औपचारिक स्रोत की जो संख्या है वो बढ़े, ताकि जो किसान है वो इस कर्ज के माया जाल में ना फंसे और वो भी लाभ अर्जित कर सके। क्योंकि किसान जो है इस देश की जो जमीन है उसको जोड़ने का काम करता है, हर व्यक्ति का पेट भरने का काम करता है। अगर उसे ही लाभ नहीं होगा तो ये जो है हमारे देश में जो है जो विकास हो रहा है उस विकास का कुछ फायदा नहीं। अगर किसान ही जो है आत्महत्या करने पर आ जाए तो उस लाभ का जो इतना जो अमीर लोग हैं उस लाभ का क्या फायदा, कि हमारा जो मेन जो व्यक्ति है हमारे देश का वो व्यक्ति जो है आत्महत्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बैंक और सहकारी समितियों को ऐसे औपचारिक स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वो उस किसान को सस्ते जो ऋण है उपलब्ध हो, ताकि वो जो है उससे लाभ अर्जित कर सके और हमारे जो देश की जो बुनियाद है वो मजबूत हो और वो जो है लाभ भी अर्जित कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी ही जो है अमीर होते चले जाएं, एक किसान को कम से कम इतना लाभ तो हो कि वो अपनी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उसके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूर्ण कर सके। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है उसी पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप से यानी स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड है। इनके संगठन के पीछे मूल विचार क्या है ये आपको बताना है। गरीबों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए गए वो उन संगठन के पीछे मूल विचार क्या है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी जो स्वयं सहायता समूह, शब्द अगर आप देखेंगे उसी से आपको क्लियर होगा। स्वयं यानी वो लोग जो है स्वयं कर रहे हैं, ये स्वयं कर रहे हैं सहायता, उसके लिए उन्होंने समूह बनाए यानी ग्रुप्स बनाए। तो ग्रुप्स में मिलकर जो है एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं स्वयं आपस में मिलकर। अब इसमें जो है ज्यादातर जो है महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। महिलाएं क्यों बना रही हैं ग्रुप्स? इसके माध्यम से जो है वो अपने आपस में कुछ रोजगार सृजन का कार्य कर सकते हैं। आपस में जो है किसी को नीड है उस पैसे की, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये बनाए जा रहे हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? स्वयं सहायता समूह जो है का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों और विशेषकर महिलाओं और छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करके गरीबों को वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें जो है ग्रामीण गरीब को और विशेषकर महिलाएं जो है इस तरीके के ग्रुप्स बनाती हैं और इससे क्या कर रहे हैं? वित्तीय संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये समूह बिना किसी जमानत के उचित ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान कर रहे हैं कि इनके लिए कोई जो है आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि ये आपस में जानने वाले ही लोग होते हैं, मिलकर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो अपने जानकार को वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अब वो जो साहूकार वाली स्थिति बनती थी जिसमें जो है ऋण के जंजाल में जो है व्यक्ति फंस जाता था, किसान फंस जाता था, उसमें वो बच जाएंगे उससे। तो इस तरीके से ये जो है हेल्प कर रहे हैं। अब उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य की बात करें, ग्रामीण गरीबों यानी कि विशेषकर महिलाएं जो हैं इनका निर्माण कर रही हैं, संगठित करती हैं।
अपने सदस्यों की बचत एकत्रित करते हैं, जो बचत है उनके पास 1000 की बचत है, 20 का ग्रुप बना, 20,000 हो गए उनके पास। इसका जो है कुछ जो है वो व्यवसाय खोल सकते हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री खोल सकते हैं, या फिर जिसको नीड है उसके अनुसार जो है उसे प्रदान किया जा सकता है। बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं, कोई भी जमानत नहीं देनी पड़ रही, अपना घर जो है गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ रही। इसके लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए समय पर ऋण प्रदान हो जाता है। आपके जो उद्देश्य हैं उसके आधार पर, समय के आधार पर ऋण भी मिल रहा है, समय पर ऋण मिल रहा है आपको। उचित ब्याज दर और आसान शर्तों पर मिल रहा है। आपकी ब्याज दर भी जो है उचित है, मतलब आपकी ब्याज दर भी ज्यादा नहीं होंगी और जो शर्तें हैं वो भी आसान होंगी, उस पर जो है आपको ऋण मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा। अब जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जब महिलाएं मिलेंगी, महिलाएं बैठकर जो है चर्चा करेंगी, उसमें डिस्कशन होगा, तो वो सब शिक्षा से रिलेटेड भी होगा। उसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरीके की शिक्षा जो है हमें आगे देनी चाहिए। उसमें से किसी का बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो आगे वो जो है आगे अन्य महिलाओं को जो है इसके लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, घरेलू हिंसा अगर हो रही है उसके लिए वो एनजीओ के साथ जोड़ सकते हैं, जहां पर जो है इस तरीके की समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इनका मूल विचार देखिए कि इसमें जो है सबसे पहले तो एक गरीबों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए, और उसमें वो किस तरीके से आपस में मदद करके अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर रहे हैं, चाहे वो ऋण के लिए हो और चाहे वो सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड हो, उस पर जो चर्चा हो रही है किस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण है जाना हमने। अब क्वेश्चन जो 7 है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि बैंक जो है कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। अब बैंक इसमें जो है हमें जानना आवश्यक है कि बैंक किन कर्जदारों को रोल जो लोन देते हैं, ऋण देते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो जो मूलभूत इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाए। बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके आधार पर वो लोन देता है, ताकि वो जो है लोन की रिकवरी कर सके। उसकी लोन की रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती, इस आधार पर वो लोन देता है। तो किन कर्जदारों को नहीं देगा? वो ऋण के बदले सुरक्षा के रूप में उचित दस्तावेज, जिन पर हमने बात की, इन दस्तावेज को बोलते हैं संपार्श्विक। इन संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो प्रोवाइड कर पाए प्रॉपर, तो इसलिए जो है उनको जो है लोन नहीं मिल पाता। जिन उधारकर्ताओं ने पिछले ऋण का भुगतान नहीं किया, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना पहला लोन प्रॉपर अभी तक खत्म नहीं किया है, तो उन्हें जो है आगे लोन नहीं दिया जाएगा, तो उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। फिर बैंक उन उद्यमियों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि जो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय। अब कुछ जो है, अब बैंक जब जो है आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक पूछेगा कि आप इस लोन का क्या कार्य करने वाले हैं। आप जो घर के लिए, घर बनाने के लिए ले रहे हैं, कोई व्यवसाय करने के लिए ले रहे हैं। अब व्यवसाय करने के लिए ले रहे हैं तो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय जिसमें जो है धन की हानि हो सकती है बहुत अधिक मात्रा में, ऐसे वाले लोन के लिए जो है बैंक मना कर सकता है, क्योंकि बैंक को रिकवरी भी चाहिए उस लोन का। आप जो है ऋण जो है टाइम टू टाइम चुकाएं, अगर आपने नहीं चुकाएंगे तो बैंक की भी इसमें हानि होगी। बैंक ऐसे व्यवसायों के लिए नहीं देगा जो खतरनाक है। एक बैंक एक प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अपने खर्चों को पूरा करने के बाद जो अधिक लाभ कमाता है, उसके सारे जो खर्च हैं उसके बाद वो लाभ अर्जित कर सके। तो इस उद्देश्य के लिए वो विवेकपूर्ण ऋण और निवेश नीतियों को अपनाता है, ताकि वो रिटर्न जो है सुनिश्चित हो सके। अगर वो लाभ कमाने का प्रयास कर रहा है अपनी सारी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करने के बाद, तो अगर वो रिटर्न ही नहीं मिलेगा, उसे लोन वापस ही नहीं मिलेगा, तो वो जो है उसकी हानि में आ जाएगा। इसलिए लोन जो है ऐसे लोगों को प्रोवाइड करता है वो जहां से वो वापस आ सके। ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रोवाइड करेगा जो है संपार्श्विक या दस्तावेज नहीं दे पाए, या फिर पिछले ऋण का भुगतान ना कर पाए, या फिर जो है जो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करें। तो और इन सब चीजों की वजह से उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित एक प्रश्न है आपका। तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। अब किस तरीके से नजर रखता है भारतीय रिजर्व बैंक? अब भारतीय रिजर्व बैंकों को मैंने बताया था आपको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये सभी बैंक जो है इसके पास जो है उनकी सूचनाएं होती हैं। अब वो जो है कितना जो है एक फिक्स अमाउंट भी रखना होता है बैंक को। अगर बैंक जो है कहीं दिवाला हो जाए, यानी कि बैंक जो है खत्म हो जाता है, या फिर बैंक से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो चले जाते हैं कहीं, तो बैंक का कुछ अमाउंट जो है आरबीआई के पास रिजर्व होता है। क्यों रिजर्व होता है जी? वो रिजर्व इसलिए है कि जो उनके जो कस्टमर हैं उस बैंक के, उनकी जो क्षतिपूर्ति होगी उससे उस जो परसेंटेज जो रखा गया आरबीआई के पास उससे रिकवर किया जाएगा। और इसी तरीके से बैंक जो है उनके इंटरेस्ट रेट पे भी। अब पता चल रहा है बैंक जो है आरबीआई जो है उन पर नजर रखता है कि आप जो है किस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, क्यों लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने परसेंट पे जो है लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है आरबीआई उससे बैंक से लेता है। क्यों लेता है?
अब आरबीआई जो सूचना ले रहा है उसका कारण है कि बैंक कहीं जो है अमीर व्यक्ति को ही तो लोन नहीं दे रहा है, बैंक को, क्योंकि एक किसान को भी और एक जो है व्यवसाय, छोटा व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति तक भी पहुंच होनी चाहिए, उसे भी तो लोन मिलना चाहिए। तो आरबीआई यही सारी चीजें जानने के लिए एक एक जानकारी लेता है बैंक से। तो नजर किस तरीके से रखता है ये देखते हैं। कई तरीके से कार्यों पर निगरानी रखता है। जैसे जी वाणिज्यिक बैंक को अपनी नकदी भंडार का एक हिस्सा जिसकी हमने बात की वो आरबीआई के पास रखा जाता है, ताकि जो है सुनिश्चित करता है बैंक जमा राशि में से न्यूनतम नकदी शेष बनाए रखे। एक तो आरबीआई के पास एक कुछ परसेंट रखा, कुछ जो है अपनी नकदी के तौर पर जो है बैंक अपने अकाउंट में रखेगा, अपने बैंक के अंदर रखेगा, ताकि जिन लोगों ने जो है बैंक में जमा की है राशि, तो जमा राशि अगर वो निकालने के लिए आते हैं कैश में उन्हें चाहिए होगी तो बैंक उन्हें प्रोवाइड कर सके। पहली बात ये हुई, इस तरीके से नजर रख रहा है। अब और कैसे नजर रख रहा है, आरबीआई मानता है कि बैंक न केवल लाभ कमाने व्यवसाय और व्यापारियों को, बल्कि सिर्फ लाभ कमाने के लिए व्यापारियों को जो है लोन देने वाला ही नहीं है बैंक, बल्कि किसको लोन भी प्रोवाइड करे, किसानों को, छोटे छोटे उद्योग जो लगाना चाहते हैं, छोटे उधारकर्ताओं को, उनको भी लोन जो है मिले, इसलिए नजर रख रहा है। और कैसे, वाणिज्यिक बैंक को जो है आरबीआई को ये जानकारी देनी होती है कि कितना ऋण दे रहे हैं वो, किसे दे रहे हैं और कितनी ब्याज दर। यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से जो है साहूकार पर नजर कोई नहीं रख रहा था, वो कितने ही उच्च ऋण की जो ब्याज की दरें हैं वो रख सकता था, परंतु आरबीआई यहाँ पर नजर रखता है कि आपने किसको ऋण दिया, वो पूरी तरीके से जानकारी रख रहा है कि किसे ऋण दे रहे हैं आप और कितना ब्याज दर पर दे रहे हैं वो, कि आपने जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उसका ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आप उससे जो है ऊपर तो ब्याज की दरें सुनिश्चित नहीं कर दी आपने कि इतनी ज्यादा ब्याज दर रख दी कि जो है उससे जो है वो व्यक्ति जो है उसे चुका ही ना पाए। अब देश की अर्थव्यवस्था में समानता सुनिश्चित करने के लिए छोटे कर्ज जमाकर्ताओं, किसानों, लघु उद्योगों, छोटे उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आरबीआई जो बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो ये जो सिर्फ अमीर व्यक्तियों जो हैं या फिर बड़े व्यापारी हैं उनको ही लोन ना मिले, अन्य जो किसान हैं, जो देश की जो किसान हैं, छोटे उद्योग लगाने वाले हैं, छोटे उधारकर्ता हैं, उन तक भी लोन की पहुंच हो, इसलिए आरबीआई ये सारी नजर रखता है। और साथ ही साथ वो जो है अपने पास भी कुछ जो है अमाउंट रखता है उस बैंक का, और बैंक को जो है अपने पास भी कैश में कुछ अमाउंट रखना होता है, ताकि जो जमा करता है, जिन्होंने अपना अमाउंट जो जमा किए, अगर वो लेने के लिए आते हैं उस कैश को, तो उनके पास जो है वो अमाउंट मिल जाए। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक किस तरीके से नजर रखता है ये देखा आपने है इसमें। अब यहाँ पर जो है विकास में किस तरीके से ऋण यानी लोन जो है किस तरीके से भूमिका निभाता है उसकी बात करते हैं। अब लोन, अगर आप कोई भी व्यवसाय करने के लिए कोई लोन लेता है, तो लोन अगर वो ले रहा है किसी व्यवसाय करने के लिए, तो उससे क्या होगा, बड़ा व्यवसाय कर रहा है, छोटा व्यवसाय कर रहा है, परंतु उसमें लोगों की आवश्यकता होगी, उसके साथ लोग जुड़ेंगे, उनको रोजगार उपलब्ध होगा, उनके पास पैसे आएंगे, उससे वो सेवाएं और वस्तुएं खरीदेंगे, वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे तो उन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी हमारी। तो ऋण जो है इस तरीके से विकास में जो है भूमिका निभाता है। और किस तरीके से निभाता है, सस्ता और सुलभ ऋण जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण जो है भारी मांग है, तो आर्थिक गतिविधियां जो होंगी उसके लिए ऋण जो है भारी मांग है। ऋण लोगों को उत्पादन के चल रहे खर्चों को पूरा करने के लिए, अब जो है जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए भी लेते हैं लोग। इस प्रकार व्यवसाय को विकसित करने के लिए भी, अपना व्यवसाय जो है उसे बढ़ाएं, उत्पादन में जो है वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो है लोन लिया, उसमें मदद मिलती है। इसके बाद कई लोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण ले सकते हैं, जैसे फसल उगाने के लिए ले सकते हैं। फसल अगर बड़ी मात्रा में, उन्हें जो है बड़ी फील्ड है, उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उनके लिए फसल उगाने के लिए लोन लिया उन्होंने। कोई व्यवसाय करना है उसके लिए लोन ले सकते हैं, उद्योग स्थापित करना है उसके लिए लोन लिया जा सकता है। इस प्रकार देश के विकास में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है लोन, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो है जमा राशि बहुत कम होती है, तो वो जो है एक साथ इतना धन जो नहीं होता कि वो जो है एक बड़ा व्यवसाय कर सके, एक उद्योग लगा सके, परंतु धीरे धीरे जो है वो उसकी किस्तों के माध्यम से वापस लोन कर देता है, जो उसका जो लाभ होगा उससे जो है वो बैंक की जो कर्ज है उसे वापस जो है जमा कर देगा। तो अब पर इसके साथ साथ लोग जो जुड़ रहे हैं, जो उद्योग जो उसका बढ़ रहा है, उसका लाभ जो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ देश का विकास जो हो रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो विकास में किस तरीके से लोन भूमिका निभाता है वही यहाँ पर हमने चर्चा की।
अब यहाँ पर एक मानव जो है, एक व्यक्ति है, छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण लेता है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे किससे लोन लेना चाहिए? लोन किससे ले सकता है? वो साहूकार से ले सकता है, बैंक से ले सकता है। अब साहूकार और जो बैंक है वो क्या शर्त रखते हैं, इसके आधार पर ही वो लोन लेगा। कैसी शर्तें रखेगा? साहूकार कैसी शर्तें रखेगा? साहूकार की जो ब्याज की दरें होंगी वो सीमित नहीं होंगी, वो जो है निश्चित नहीं होंगी, और बैंक की जो दर है वो निश्चित होंगी। बैंक जो है उसको डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ, या जो है बैंक जो है कुछ समपार्श्विक, समपार्श्विक मतलब आप जो है संपत्ति रख सकते हैं, सोना चांदी रख सकते हैं, मतलब उसके बदले कोई चीज रख रहे हैं आप लोन के बदले, या फिर आप कुछ दस्तावेज रख रहे हैं। तो ये जो है हुआ। तो बैंक अब इसके आधार पर जो है मानव जो है ऋण लेगा कि जो आपके साहूकार हैं, बैंक जो है उसको ऋण की शर्तें क्या रखते हैं वो, जैसे ब्याज दर कहाँ पर उसको कम मिल रहा है, जहां पर उसको कम ब्याज दर पे मिलेगा लोन वो वहां से लेगा। दूसरी बात, बैंकर द्वारा जो आवश्यक संपार्श्विक या फिर दस्तावेज की उपलब्धता, कौन सी जो संस्था है जिसके माध्यम से वो लोन ले रहा है वहां से संपार्श्विक और दस्तावेज जहां पर कम देने पड़ रहे हैं, जहां पे आसानी से लोन मिल रहा है वहां से लेगा। पुनर्भुगतान का तरीका, अगर वो जो है साहूकार से लोन ले रहा है तो पुनर्भुगतान में जो है साहूकार अपने खेत में भी कार्य कराएगा, साहूकार जो है अपने यहाँ पर जो है अपनी फसल भी कटाने के लिए बुलाएगा, घर के कार्य के लिए बुला सकता है। वो जो है ऋण की जो दरें हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगी, तो वो पुनर्भुगतान के तरीके के आधार पर भी डिसाइड करेगा मानव कि उसे कहां से ऋण लेना चाहिए। इन कारकों को निश्चित रूप से पुनर्भुगतान की आवश्यक आसान शर्तों के आधार पर जो है मानव को यह पता होगा कि उसे बैंक से उधार लेना है या फिर साहूकार से लेना है। दोनों हमने कंपैरिजन किए, आपको भी पता होगा कि बैंक से लेना और साहूकार से लेने में क्या अंतर है। बैंक से लेगा साहूकार से लेगा, ये उसकी ऋण की शर्तों पर डिपेंड करता है कि वो कहां से लेगा ऋण। अब जो है यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। भारत में 80% किसान छोटे हैं, छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए, छोटे मतलब हाइट से छोटे नहीं, जो है उनकी जो है संपत्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि उनके पास जो खेत है बहुत छोटे हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास इतना जो है सरप्लस नहीं हो पाता, यानी कि जो है अधिशेष नहीं हो पाता जिसे वो बेचकर जो है अगली फसल के लिए, अधिशेष किस चीज का, जो पहली फसल हुई उससे अधिशेष इतना नहीं हो पाता। अधिशेष कब होता है? जब जो है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए गेहूं है, गेहूं उगाया किसान, अब जो उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के बाद भी जो है गेहूं बच रहा है तो उसे बेचकर जो है अगली फसल के लिए उसके पास पैसा आ जाएगा। परंतु छोटे किसान के साथ ये नहीं हो पाता क्योंकि वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही उतनी ही फसल उगा पाता है। तो अब जो है अगली फसल करने के लिए उसे लोन लेना होगा। अब यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके आगे। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के लिए क्यों हिचकिचा रहा है? छोटे किसानों को ऋण देने से हिचकिचाने का कारण क्या है? क्योंकि तो उनकी संपत्ति इतनी बड़ी नहीं है। दूसरा, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दस्तावेज चाहिए बैंक को, वो जो है छोटा किसान प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और यही कारण होगा, एक जो मेन कारण रहेगा कि बैंक जो है उन्हें छोटे किसानों को ऋण नहीं दे पाता क्योंकि वो उचित दस्तावेज या संपार्श्विक की जो आवश्यकता है बैंक को वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हो। और लेकिन अक्सर छोटे किसान ऐसे दस्तावेज और संपार्श्विक उपलब्ध कराने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। और इसके अलावा कई बार फसल की अनिश्चितता, अब फसल की अनिश्चितता से क्या होता है, वो ऋण नहीं चुका पाते हैं। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई तो वो ऋण कहां से चुकाएंगे, क्योंकि वो फसल पर ही डिपेंड है, तो असफल हो जाते हैं, और इसलिए जो बैंक है वो उनको ऋण देने में अनिच्छुक होते हैं। तो आपने जान लिया होगा छोटे किसानों को ऋण जो है क्यों नहीं देता बैंक। अब उसी से संबंधित दूसरा, 80% जो हमारे यहाँ छोटे किसान हैं वो ऋण जो है उनकी जरूरत होती है ऋण की, पर वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान ऋण लेते हैं? अब औपचारिक स्रोत की तो बात कर ली हमने बैंक की, अब अन्य कौन से स्रोत हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप? वो साहूकार से ऋण ले सकता है, वो जो है बड़े व्यापारियों से ऋण ले सकता है, या बड़े किसानों से ऋण ले सकता है। आगे क्या है? आगे जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जो है लोन ले सकता है, तो साहूकार से ऋण ले सकता है, कृषि व्यापारियों से ऋण ले सकता है, और बड़े जमींदार जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे, सहकारी समितियों से, और स्वयं सहायता समूह से। ये जो है अनौपचारिक स्रोत हैं जो ऋण प्राप्त करने के। औपचारिक स्रोत जो इसके बारे में बात की थी हमने वो बैंक था, ये अनौपचारिक स्रोत हो गए जिनके माध्यम से जो एक छोटा किसान है वो लोन ले सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर 11th में, उदाहरण देकर आपको समझाना है कि ऋण की जो शर्तें हैं छोटे किसान के प्रतिकूल यानी कि उसके अनुकूल नहीं होती, वो अपोजिट हैं, उसके खिलाफ ही चलती हैं। जैसे साहूकार से लोन लिया, अब एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, हम एग्जांपल के माध्यम से समझाना था। अब रामू है, रामू ने एक छोटा किसान है, उसने चावल उगाने के लिए जो है साहूकार से ऋण लिया, 3%
ब्याज दर पे लिया उसने, लेकिन सूखे की वो चपेट में आ गई, उसकी जो फसल थी, और फसल क्या हो जाती है, खराब हो गई। रामू को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा जो है देना पड़ता है, बेचना पड़ता है। उसकी हालत जो है पहले से और खराब हो जाती है, क्योंकि पहले से छोटा किसान था, उसके पास पहले से जमीन का जो टुकड़ा था वो बहुत छोटा था। अब जो है उसमें से कुछ जो है टुकड़ा और बेचना पड़ गया, अब जो है उसकी जो हालत है वो और खराब हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो ऋण की शर्तें हैं वो छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। कि ये प्रतिकूल किस तरीके से हुई, ऋण की शर्तें, ऋण नहीं चुका पाए तो वो जो है उसके लिए किस तरीके से जो है अपने खेत ही बेचना पड़ा, अपनी जमीन बेचनी पड़ी। वहीं जो है जब आप बैंक से किसान जो है ऋण लेता है, उसके लिए जो फसल जब कटेगी उसके पश्चात भी अगर एक फसल के बाद नहीं दे पाए तो दूसरी फसल के बाद, इस तरीके से जो है उसके जो नियम होते हैं, उसकी जो शर्तें होती हैं। पर जो है कर्ज जब साहूकार से ऋण लिया जाएगा तो उसकी जो है शर्तें इस तरीके की होती हैं जिससे जो है वो जंजाल में फंस जाता है ऋण। तो ये जाना आपने। फोर्थ जो हमारा इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन का, उसमें दिया है किस तरीके छोटे छोटे जो किसान हैं किस तरीके से सस्ता जो ऋण है उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। अब सस्ता ऋण कहाँ से मिल सकता है? क्या अनौपचारिक स्रोतों से मिल सकता है? नहीं, औपचारिक स्रोतों से ले सकता है। औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक से ले सकता है, क्योंकि बैंक में एक निश्चित ब्याज दर होती है, बैंक के पास जाएगा। या फिर स्वयं सहायता समूह से भी ले सकता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह क्या कर रहे हैं, वो जो है इतने ज्यादा दस्तावेजों की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे के जानकार हैं, तो उन्हें उनसे ले सकता है। और किससे ले सकता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकता है। तो छोटा किसान जो है विभिन्न स्रोतों से ले सकता है, बैंकों से, सहकारी समितियों से और स्वयं सहायता समूह से ऋण ले सकता है, जिससे जो है उसको सस्ता ऋण आसानी से उपलब्ध होगा, जिससे जो है वो आसानी से चुका भी पाएगा बाद में। अब रिक्त स्थान आ गए यहाँ पर 12th क्वेश्चन में हमारे। कौन से परिवार हैं जो ऋण का अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं जिनकी? तो किन परिवारों की जो है अनौपचारिक स्रोतों से होती है? गरीब परिवारों की, क्योंकि गरीब परिवार ही है जो साहूकार से ऋण लेगा, वरना जो है वो बैंक से ऋण ले सकते थे। बैंक से ऋण ना लेने का कारण है क्योंकि वो आवश्यक जो दस्तावेज बैंक मांगता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो गरीब परिवार जो है ऋण लेते हैं अनौपचारिक स्रोतों से। अब यहाँ पर बात हो रही है सेकंड जो है हमारा, इसमें जो है ऋण की लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है। क्या चीज है जो ऋण की लागत और बोझ बढ़ाती है? अगर जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, तो वो क्या कर रहा है? ऋण का बोझ बढ़ा रहा है। तो उच्च ऋण की लागत यानी कि उच्च जो ब्याज दर हैं वो ऋण का बोझ बढ़ाती है। जितना उच्च ब्याज दरें होंगी उतना ही जो है लोन जो है आपके लिए। अब आपने 100 रुपए अगर लोन लिया, मान लीजिए 100 रुपए तो कोई लोन भी नहीं लेता, 1 लाख रुपए लोन लिया, उस पर जो ब्याज दर है वो जो है आपको 10,000 रुपए जो है उसका, यानी 10% जो है आपको देना है उसका ब्याज दर। तो 10,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उच्च ब्याज दर, अब वो 1 लाख से आपका 1,10,000 आपको लोन चुकाना, तो उच्च ब्याज दरें इस तरीके से लोन जो है आपका उसका बोझ बढ़ा देती है। अब थर्ड जो है हमारा इसका है 12th क्वेश्चन का रिक्त स्थान। इसमें दिया हुआ है केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। देखिए यहाँ पर जो नोट दिया हुआ कितना बढ़िया चमक रहा है एकदम। ये जो है इसमें जो है आपका साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो कौन जो है ये केंद्र सरकार की ओर से कौन करेंसी नोट जारी कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। साफ साफ लिखा होता है नोट पे। अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेक करें, उस पर कितनी भाषाओं में लिखा है ये भी चेक करें। यहाँ पर जो है आरबीआई के गवर्नर जो है आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इसकी जो नोट पे जितनी वैल्यू लिखी है इसके बदले आप वस्तुओं और सेवाएं की मांग कर सकते हैं उतनी। यहाँ पर देखिए ये सीरीज, हर बार सीरीज चेंज होगी, नंबरिंग कितनी अच्छी तरीके से की जाती है। यहाँ पर जो है आरबीआई भारत लिखा होगा, इस पे बहुत सारी चीजें होती है नोट में, ये आपको पता भी होनी चाहिए ताकि आप जो है जाली नोट या फिर नकली नोट जो है उनसे भी परिचित हो पाए कि नकली नोट कौन सा है और असली नोट कौन सा है। तो ये जो है केंद्र सरकार की ओर से करेंसी की जो जारी करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बैंक जो है, अब बैंक लाभ कहां से कमाते हैं? हम जो है बैंक में जमा राशि जो है जमा करते हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसमें ब्याज मिलता है। और बैंक जो है जो हमारी जमा राशि है उसे ही जो है कर्जदार यानी कि जो उनसे ऋण, जिनको जरूरत है उनको ऋण दे रहा है बैंक, उनको जो ऋण दे रहा है उसमें जो ब्याज दरें हैं वो हमारे जो जमा पर ब्याज दरें हैं उससे उच्च होती हैं। यानी कि इसका जो गैप है, यानी जो सेविंग अकाउंट में हमें ब्याज
मिल रहा है उससे ज्यादा जो है ब्याज जो है बैंक उन व्यक्तियों से लेता है जिन जरूरतमंदों को जो है ब्याज दे रहा है। इसी का जो गैप होता है वही जो है बैंक का लाभ होता है। तो बैंक में के अंदर जो है जो जमा राशि है, जो सेविंग अकाउंट में जो आप जमा कर रहे हैं जमा राशि है, उस पर जो ब्याज देता है बैंक, वो ऋण जब देता है बैंक उसमें अधिक ब्याज लेता है। समझ गए होंगे? और यही जो है बैंक का प्रॉफिट होता है। आप सोच रहे होंगे बैंक जो है हम जमा कर रहे हैं वो ऋण भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक का लाभ क्या है? बैंक जो है उसके बीच का जो गैप है, आपको जो ऋण दे रहा है, आपको जो ब्याज दर दे रहा है, वो लगभग जो है मान लीजिए आपको 2 से 3% जो है सेविंग बैंक पे जो है आपको ब्याज दे रहा है, और वहीं जो है 8 से 10% पे जो है वो जिसको जरूरत है उसको जो है ऋण दे रहा है। तो इन दोनों का जो गैप हुआ यही बैंक का लाभ हुआ। 12th क्वेश्चन का जो है फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, कौन सी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है और जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है, और जब तक वो ऋण जो है खत्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक वर्ड है मिलेगा समपार्श्विक संपत्ति। समपार्श्विक संपत्ति का क्या अर्थ हुआ कि उसका मालिक जो है कर्जदार है, उसका जो मालिक है जिसने कर्ज लिया है वही मालिक है, परंतु वो ऋण लेने के लिए उसे गारंटी के रूप में रख दिया है कि अगर मैं ऋण नहीं चुका पाता हूं तो ये जो मेरी संपत्ति है इसे आप बेचकर जो है वो ऋण की जो राशि है उसका भुगतान हो सकता है उसके रूप में। उसे ही क्या बोलते हैं? समपार्श्विक संपत्ति। अब स्वयं सहायता समूह से ये जो 13 क्वेश्चन है हमारा स्वयं सहायता समूह से है संबंधित है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर जो अधिकार होते हैं वो किसके पास होंगे? इसका जो मेन आंसर मिलेगा वो इसके जो लोग हैं जिनसे बना है उन पर ही डिपेंड करेगा। तो ये जो है किन लोगों ने बनाया? जो आसपास में लोग महिलाएं हैं, जैसे इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, वो 20 लोगों के ग्रुप्स ने मिलकर 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जो स्वयं सहायता समूह कहलाया, जिसमें वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं मिलकर। तो उसमें ब्याज और ऋण की जो शर्तें होंगी वो कौन रखेगा? वो क्या बैंक द्वारा निश्चित की जाएंगी? जब बनाया उन लोगों ने है तो बैंक क्यों निश्चित करेगा? तो ये हमारा गलत हो गया। क्या उसके सदस्य मिलकर करेंगे ये डिसाइड? बिल्कुल, उसके सदस्य जिन्होंने वो बैंक बनाया है वही तो डिसाइड करेंगे। अब आपके घर में कोई फैसला अगर लिया जाएगा तो आपके घर के सदस्य लेंगे या फैसले, या पड़ोस के घर के जो परिवार के लोग हैं वो सदस्य उसका फैसला लेंगे? तो आपके घर के सदस्य ही तो फैसला लेंगे, तो वो सदस्य ही तो फैसला लेंगे जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। यही इसका आंसर होगा, ना ही जो है गैर सरकारी संस्था इसका फैसला लेने वाली है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं वही जो है बचत और ऋण से संबंधित जो फैसला होगा कि उसका बचत का प्रयोग क्या किया जाए, कि ऋण जो है किसे प्रोवाइड किया जाए, कितनी दर पर प्रोवाइड किया जाए, ये सब फैसले उसके सदस्य लेंगे। 13 क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है ऋण के औपचारिक जो स्रोत हैं उसमें शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत, बैंक जो है औपचारिक स्रोत है, बिल्कुल सही। सहकारी समिति बिल्कुल औपचारिक स्रोत है। पर नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर, जिसके यहाँ पर जो है एक एम्प्लॉयर काम कर रहा है, उसी से ही अगर वो ऋण ले रहा है तो वो जो है अनौपचारिक स्रोतों में आ जाता है, क्योंकि वो अपने अनुसार कार्य करा सकता है, उससे ज्यादा कार्य करा सकता है, तो वो जो है अनौपचारिक स्रोतों में आएगा। तो औपचारिक स्रोतों में सिर्फ बैंक और सहकारी समिति जो है इसके अंतर्गत आती है। तो हमारा जो आंसर होगा उससे नियोक्ता होगा। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी चैप्टर 3 की। इसमें 13 क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।